हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद वीक के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना बतलाएंगे और साथ ही साथ हम आपको ऑब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बारे में भी बतलाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग एक वाक्य में बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट पहचानना, प्रेडिकेट पहचानना, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को जानना और वर्ब को जानना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम किसी भी वाक्य को नहीं पढ़ पाएंगे। चाहे वह एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, पैसिव वॉइस का वाक्य हो, नरेशन हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब कोई भी सेंटेंस हो, इनके बिना मेरा ज्ञान अधूरा रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउ टू identify subject and predicate. How to identify subject and predicate, इनके बारे में जानेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, कि हम किसी भी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इससे पीछे वाला वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की परिभाषा समझा चुका था, जाके उस वीडियो पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो सब्जेक्ट की हम पहचान कैसे करते हैं। एक वाक्य दे दिया जाए आपके सामने, तो कैसे आप पहचानेंगे कि उस वाक्य में कौन सा शब्द मेरा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट की तो कई पहचान होती हैं, लेकिन सही पहचान इसकी क्या होती है, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सब्जेक्ट की तो पहली पहचान दे दी जाती है कि जो भी हम एक वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य के स्टार्टिंग का जो शुरुआती का जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, शुरुआती का जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी वाक्य का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वह सब्जेक्ट ही हो। वह एक अदर वर्ड भी हो सकता है, कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है। तो इसलिए इस परिभाषा को हम नहीं उतना गौर करेंगे। दूसरा, इसकी पहचान क्या होती है सब्जेक्ट का, सबसे बढ़िया बात ये बोल दिया जाता है कि किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में, अर्थात उस वाक्य का कर्ता धर्ता कौन है, यानी मुखिया कौन है, वह शब्द ही आपका कहलाता है सब्जेक्ट। इसके लिए वर्ब से पहले प्रश्न किया जाता है। वह कौन सा प्रश्न किया जाता है? एक तो किया जाता है कौन या क्या। एक तो कौन प्रश्न करिए, जो उत्तर में आए, वर्ब से पहले कौन प्रश्न करिए, जो उत्तर में आएगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। या तो कौन प्रश्न करने पर यदि जवाब में नहीं आ रहा है तो उसी वर्ब से पहले क्या प्रश्न करिए, जो वर्ड उत्तर में आता है वह आपका कहलाता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल दे दिया गया कि मोहन मतलब मोहन, रीड्स मतलब पढ़ता है, ए बुक मतलब एक किताब। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे पूरे इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीड, क्या पढ़ना के बारे में बात कर रहे हैं? ए बुक, क्या हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं। इस पूरे वाक्य में हम इस मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोहन क्या कर रहा है, जी नहीं। हमने बोला कि इस पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, वह होता है सब्जेक्ट। तो इस पूरे वाक्य में हम पढ़ाई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, किताब के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि इस कार्य को कौन कर रहा है हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, अर्थात मोहन के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ मोहन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में बातें करेंगे या किसी भी कार्य का जो कर्ता धर्ता रहता है वही आपका कहलाता है सब्जेक्ट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने बोला कि यदि इस तरह आप ना समझ पाओ तो आप समझ सकते हो कि मोहन एक किताब पढ़ता है,
तो मोहन यानी एक किताब पढ़ता है, तो एक किताब कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? मोहन ही पढ़ता है। बोला मैंने कि वर्ब से पहले कौन प्रश्न करिए। अगर कौन प्रश्न न करने पर जवाब में आता है तब हम क्या प्रश्न करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन प्रश्न करने पर मुझे समझ में नहीं आ पाता है कि नहीं वह सब्जेक्ट है, तो जब कौन प्रश्न करने पर नहीं समझ में आता है तो क्या प्रश्न कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक जो होता है मेरा जवाब सामने आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इन दीज डेज, इन दिनों, द fruits are cost। कह रहा है कि इन दीज डेज, इन दिनों, द फ्रूट्स मतलब फल, आर मतलब है कास्ट मतलब महंगा। इन दिनों फल क्या है? महंगा है। तो इन दिनों क्या महंगा है? फल महंगा है। क्या महंगा है? फल महंगा है। देखिए मैंने कहा था कि आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि शुरुआती का जो वर्ड रहता है, स्टार्टिंग का जो वर्ड रहता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन स्टार्टिंग का तो यहाँ वर्ड इन दिस डेज है, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे? जी नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम इन दिनों की हम बातें नहीं कर रहे हैं, महंगाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे वाक्य में हम चर्चा कर रहे हैं किसके? फल, फ्रूट्स, फल के बारे में। हम फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम जिसके बारे में पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं वही मेरा होता है क्या? सब्जेक्ट। तो उम्मीद रखते होंगे कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जान गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी वाक्य का जो कर्ता धर्ता रहता है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं वही सब्जेक्ट। इसकी पहचान वाक्य में वर्ब से पहले कौन या क्या प्रश्न करिए, जो वर्ड आपका उत्तर में आ जाता है वही आपका कहलाता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट की एक और सबसे सुपर पहचान होती है, कौन सी? कि एक वाक्य दे दिया गया आपके सामने और उस वाक्य में आप मेन वर्ब को ढूंढिए या हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की यदि पहचान करनी हो तो मैंने कहा कि उस पूरे वाक्य में या तो आप मेन वर्ब को ढूंढिए, मुख्य क्रिया को, खाना पीना सोना नहाना घूमना ये सब मेरा मुख्य क्रिया हो गया, या तो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब हुआ, इनको ढूंढिए। तो इनसे पहले वाला जो पार्ट आता है, वर्ड आता है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले वाला, उससे बाद वाला नहीं, उससे पहले वाला। देखिए सी में बोल रहा हूं, सी और के में यही कमाल है, उसके पहले वाला हेल्पिंग और मेन वर्ब के पहले वाला जो मेरा वर्ड आता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस वाक्य में देखिए कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है। पहला मकसद हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना रहता है। यदि हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो आपका मेन वर्ब जरूर रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता है जो बिना वर्ब का हुआ एक वाक्य बन जाए। तो पहला मेरा मकसद बनता है हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना, इज को, एम को, आर को, वाज को, वेयर को, हैज को, हैव को, हैड को आदि इन हेल्पिंग वर्बों को मेरा ढूंढना कार्य रहता है। लेकिन जब यह हमें दिखाई न देते हो तब उसके बाद हम हाथ लगाते हैं मेन वर्ब पे। तो देखिए इस पूरे वाक्य में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रहा है, तो एक वर्ब रीड पढ़ना नजर आ गया मेन वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब भी नजर नहीं आता है तो मेन वर्ब जरूर रहता है। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जो पहले वाला जो मेरा वर्ड आता है वही आपका कहलाता है क्या? सब्जेक्ट। यहाँ इसमें भी देख सकते हैं, इन दीज डेज द फ्रूट्स और कॉस्ट, इन दिनों जो फल हैं आर कास्ट महंगे हैं। यहाँ पे आर आपका हेल्पिंग वर्ब दिख गया, आर हेल्पिंग वर्ब दिख गया। तो इसके बाईं ओर के जितने भी वर्ड होते हैं वह सारे वर्ड आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। और तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे कि सब्जेक्ट है क्या। ए बॉय एक लड़का केम हियर, यहाँ आया। तो इस पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में भी एन ऑनेस्ट बॉय केम हियर, एक ईमानदार लड़का यहाँ आया। एन मतलब एक, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, बॉय मतलब लड़का, केम हियर मतलब यहाँ आया। तो कौन आया? लड़का ही आया। एन ऑनेस्ट बॉय, तीसरे एग्जाम्पल में एन ऑनेस्ट बॉय एक ईमानदार लड़का विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ केम हियर यहाँ आया। तो कौन आया? लड़का ही आया, लड़का ही आया। तो तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये आपका जो बॉय 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 ये आपके सब्जेक्ट। और मैंने ये भी बोला साथ ही साथ कि देखिए वाक्य में आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को खोजिए। हेल्पिंग वर्ब तो तीसरा कि तीनों एग्जाम्पल में नजर नहीं आ रहा है, मेन वर्ब नजर आया। तो मेन वर्ब के जो पहले वाला पार्ट है वह भी आपका सब्जेक्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये बतलाइए, जब आप बोले कि जिसके बारे में पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में बातें करते हैं वह मेरा सब्जेक्ट, तो जब केम हो गया मेन वर्ब, इससे पहले वाला तो ए भी नजर आ रहा है, ए बॉय नजर आ रहा है। तो क्या हम केवल बॉय को सब्जेक्ट कहेंगे कि ए को सब्जेक्ट कहेंगे कि ए बॉय, यानी पूरे को हम सब्जेक्ट कहेंगे? उसी तरह इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ केम से पहले जो एन ऑनेस्ट बॉय है, क्या इन तीनों को हम सब्जेक्ट कहेंगे या केवल बॉय को ही कहेंगे? यहाँ केम से पहले जो मेरा यूज हुआ है एन ऑनेस्ट बॉय विथ हिज फैमिली, क्या इस पूरे को हम कहेंगे सब्जेक्ट या केवल बॉय को कहेंगे? तो एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले वाला भाग में जितने भी वर्ड आते हैं वह सारे वर्ड आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ए बॉय, इस पूरे को हम कहेंगे सब्जेक्ट, या एन ऑनेस्ट बॉय ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट, एन ऑनेस्ट बॉय विथ हिज फैमिली ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। तो इससे एक बात मुझे देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत भी कई वर्ड आते हैं। यहाँ बॉय से पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ए जो होता है ये आपका डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनर जो होता है बाबू, ये इस बॉय यानी बॉय मतलब हेड वर्ड की विशेषता क्या करता है? बतलाता है। अब हेड वर्ड क्या होता है? तो सब्जेक्ट, मैंने पहले सब्जेक्ट को छाट लिया, ए बॉय आपका सब्जेक्ट है। तो मैंने बोला ना कि किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बातें करते हैं वह सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय, तो वही तो हेड हुआ ना, हेड वर्ड हुआ ना। हेड का मतलब होता ही है मुखिया, उसको मेन भी कहते हैं, हेड या मेन, हेड वर्ड कहिए या मेन वर्ड कहिए। तो हम बॉय बॉय बॉय, इन तीनों में जो बॉय है वही हेड वर्ड है, वही हेड वर्ड है। तो इतना याद रखेंगे कि हेड वर्ड की जितने भी विशेषता बतलाने वाले हैं वह आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। यहाँ पे ए जो होता है, जितने भी आर्टिकल हैं ए एन द, वह आपके डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, दिस, दैट, दिस, दोज, ये भी आपके डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। पासेसिव आपका एडजेक्टिव हो गया, माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये भी जो है आपका डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। लिमिटिंग एडजेक्टिव, सम हुआ, फ्यू हुआ, ये सारे आपके डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। और इनके अलावा जो शेष वर्ड रहता है सिंगल में, वो आपका एडजेक्टिव होता है, और जो 2-3 वर्डों का समूह होता है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अगर देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट भी बतला सकते हैं, जो डिटरमाइनर का मैं नाम ले रहा हूँ, एडजेक्टिव का नाम ले रहा हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज का नाम ले रहा हूँ, ये भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बतला सकता हूँ। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉय होता है वह हेड वर्ड होता है, और ये
आपका ए जो है डिटरमाइनर है, तो डिटरमाइनर और हेड वर्ड ये दोनों जो होता है आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एन ऑनेस्ट बॉय 3 वर्ड नजर आया, तो एन भी आर्टिकल है, बोला आर्टिकल डिटरमाइनर होता है, इसको डिटरमाइनर का रूप देंगे। ऑनेस्ट ईमानदार है, एडजेक्टिव है, और बॉय आपका हेड वर्ड है। तो यहाँ पे एक और नाम नजर आ गया, डिटरमाइनर के साथ साथ एडजेक्टिव भी नजर आ गया। और तीसरी बात जो है, तीसरा एग्जाम्पल में एन ऑनेस्ट बॉय विथ हिज फैमिली, एन ऑनेस्ट बॉय विथ हिज फैमिली, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो एन आपका डिटरमाइनर है, ये है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ये है, बॉय आपका हेड वर्ड है, ये है, तो विथ हिज फैमिली क्या है, तो यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब 2-3 शब्द उससे जुड़े हों, 1 2 3 शब्द जुड़े ही हैं, फ्रेज बन गया, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और डिटरमाइनर, इन तीनों की परिभाषा यही होती है जो हेड वर्ड की विशेषता, या एन बॉय की विशेषता बतला रहा है, ऑनेस्ट बॉय की विशेषता बतला रहा है, विथ हिज फैमिली ये भी एक बॉय की विशेषता बतला रहा है। ये सारे यानी हेड वर्ड की ही जो होते हैं विशेषता बतलाते हैं, डिटरमाइनर भी, एडजेक्टिव भी और एडजेक्टिव फ्रेज भी। तो हेड वर्ड की विशेषता 3 वर्ड बतला रहा है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए मैंने बोला कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे। जो डिटरमाइनर होता है बड़े आसानी से इनको हम पहचान लेते हैं, दिक्कत मुझे डालता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में अंतर क्या होता है, पहला कि एडजेक्टिव केवल एक ही शब्द में आता है, लेकिन जो मेरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है वह कई शब्दों में आता है। और दूसरी बात कि एडजेक्टिव जो होता है यह हेड वर्ड के हमेशा पहले ही आ सकता है, बाद में कभी नहीं आएगा। और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है यह हेड वर्ड के हमेशा कहाँ रहता है, बाद ही रहता है। तो यहाँ एन से लेके फैमिली तक ये पूरा आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके कितने पार्ट आ गए, एन डिटरमाइनर 1, ऑनेस्ट एडजेक्टिव 2, बॉय हेड वर्ड 3 और विथ हिज फैमिली एडजेक्टिव फ्रेज यानी 4 पार्ट आते हैं आपके। इन 4 पार्ट के अलावा सब्जेक्ट के कोई वर्ड यूज नहीं आएंगे। एक सब्जेक्ट में अधिक से अधिक केवल इतने ही वर्ड आ सकते हैं, या तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड या एडजेक्टिव फ्रेज। एक वाक्य में डिटरमाइनर आए या ना आए काम चल सकता है, एडजेक्टिव आए या ना आए काम चल सकता है, विथ दिस फैमिली भी आए या ना आए काम चल सकता है, लेकिन हेड वर्ड यानी मुखिया का रहना बिल्कुल क्या है, जरूरी है। ये हमेशा हेड वर्ड हमेशा रहेगा, भले ही इसके साथ या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या डिटरमाइनर हो या ना हो, लेकिन एक वाक्य में सब्जेक्ट है, कर्ता धर्ता है, तो वह हेड वर्ड ही है, यानी हेड वर्ड का रहना बिल्कुल क्या है, जरूरी है। तो किसी भी वाक्य में, जैसे हम आर्मी की या एसएससी की जब हम पेपर देते हैं तो वहाँ पे सिंटेक्स के रूप में एक वाक्य दे दिया रहता है, सब्जेक्ट कहीं और रखता है, एडजेक्टिव कहीं और रखता है, वर्ब कहीं और रखता है, उसको सजा के मुझे अवलिक का चिन्ह दे के विकल्प मारना रहता है। तो यही फार्मूला वहाँ पे काम करता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में मुझे भरने के लिए दे दे तो मेरा फार्मूला यही रूप कार्य करता है, यही रूप मेरा धारण करता है कि सबसे पहले हम डिटरमाइनर को रखते हैं, डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव को रखते हैं, एडजेक्टिव के बाद हेड वर्ड को रखते हैं, हेड वर्ड के बाद हम रखते हैं किसको, एडजेक्टिव फ्रेज को। इसका विस्तार मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे ढंग से बतला देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट पार्ट भरना रहता है तो सबसे पहले हम भरते हैं डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। और जब सब्जेक्ट के बारे में आप जान जाते हो तो एक वाक्य में जब हमने सब्जेक्ट को छांट लिया, जब मैंने अलग कर लिया, तो इससे पिछले वाला वीडियो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों न हो, उसको हम केवल 2 ही भागों में बांट सकते हैं,
एक सब्जेक्ट और दूसरा का प्रेडिकेट। तो जब मैंने सब्जेक्ट को जब मैंने छाट लिया, तो जो शेष हमारे बच रहा है वही तो है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छाटने के बाद शेष जो मेरा भाग बचता है वाक्य का, वही तो है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से देखिए, से और के का मतलब क्या होता है, इस से का मतलब होता है कि उसी वर्ड से, मतलब वहीं से स्टार्ट करना है, और के का मतलब होता है कि उस वर्ड को छोड़कर, जिस वर्ड से हम नाम लेते हैं उस वर्ड को छोड़कर। यदि के की बात करें तो से की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस वर्ड को लेकर, यानी वर्ड से, उसी वर्ड से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो बोलेंगे कि प्रेडिकेट की जो स्टार्टिंग होती है वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, से, क्योंकि से बोलेंगे तभी तो वह आएगा ना। तो यहाँ पे केम और हेयर ये आपका हो जाता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ही स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद वाले के जितने भी पार्ट आते हैं, वर्ड आते हैं, वह सारे पार्ट या वर्ड आपके कहलाता है क्या, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप यहाँ पे जान गए। तो अगले वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग के बारे में बतला देंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मैंने शुरुआती में भी आपको बतलाया कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी वाक्य का एक अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, चाहे वह पैसिव हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंटैक्स हो, कोई भी हो। बिना ऑब्जेक्ट और वर्ब के बिना मतलब अध्ययन किए हम उसकी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और ऐसा ही वीडियो जो है हम आपके बीच बनाकर भेजते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें